हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जिसे हम प्रशासनिक विधि कहते हैं। ये हमारा एक्ट है, यानी सब्जेक्ट। आज का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, प्राकृतिक विधि, जिसे हम नैसर्गिक न्याय भी कहते हैं या नेचुरल जस्टिस भी कहते हैं। अब से पहले मैं आपके 2 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं, विधि का शासन और विधि शासन की प्रकृति, परिभाषा, उद्देश्य। ये वाला क्वेश्चन 2 को मैं करा चुका हूं, आपके प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वाले क्वेश्चन से आपके 5, 10 और 20 तीनों फॉर्मेट में क्वेश्चन बनते हैं, और इसको जितना बोला जाए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इतना कम है। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसे अच्छे से देखना, ध्यान से देखना है। ठीक है, अब बात करते हैं ये प्राकृतिक विधि होती क्या है। पहले प्राकृतिक विधि को समझते हैं। जो विधि प्राचीन काल से चली आ रही है, कुछ नियम ऐसे होते हैं जो हमारे समाज में, हमारे देश में, जो प्रत्येक देश में जो स्टार्टिंग से ही चले आते हैं। एक विधि शास्त्र का एक सूत्र है, उसमें कहा जाता है कि प्रथा से विधि बनी है, विधि से प्रथा नहीं। ठीक है, ये वाली जो लाइन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रथा से विधि का निर्माण हुआ है, न कि विधि से प्रथा का निर्माण। यानी कि सपोज करो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, हमारा जो भारत का जो संविधान है 1950 से लगभग लागू हुआ था। ठीक है, कुछ नियम थे 1935 के, कुछ जो 1947 से लागू हो गए थे, लेकिन प्रॉपर वे में 1950 से ही हमारे देश में लागू हुए थे। क्या 1950 से पहले हमारा देश बिना कानून के चल रहा था, बिना विधि के चल रहा था? भाई, राजा, महाराजा, शासक, सम्राट, ये किस प्रकार से देश को चला रहे थे, जनता को चला रहे थे? उनके पास भी तो विधि थी। प्रत्येक धर्म की अपनी अपनी अलग विधि होती है। ठीक है, अपने धर्म के अनुसार उन्होंने विधि बनाई थी, अपने समाज के अनुसार उन्होंने विधि बनाई थी, अपने कल्चर के अनुसार उन्होंने विधि बनाई थी। वो ही विधि आगे चलकर उस विधि को जो बनाई थी उसको हम क्या कहने लगे अब वर्तमान समय में? प्रथा। ठीक है, उनको क्या कहने लगे? प्रथा। और अब उसके आधार पर क्या बनी? फिर वो विधि बनी। प्रथा के आधार पर ही विधि का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो कहने की बात है कि संविधान लागू होने से पहले भी देश में कुछ व्यवस्थाएं थी जिनके आधार पर जन समुदाय को चलाया जाता था। उन्हीं को आगे बढ़ाकर विधि का निर्माण कर दिया। उसी को प्राकृतिक विधि कहा जाने लगा, जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा है क्या। ठीक है, उसे पढ़ते हैं। ये तो थी प्राकृतिक विधि के निर्माण की बात। किसकी थी? निर्माण की बात, कि प्राकृतिक विधि का निर्माण कहां से हुआ है, क्या है ये प्राकृतिक विधि। अब इस प्राकृतिक विधि के क्या देखते हैं? कार्य देखते हैं। ये प्राकृतिक विधि क्या कहती है कि समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं, ए और बी। एक अपराध करने वाला, एक अपराधी होता है, और एक होता है अपराधी और एक होता है पीड़ित पक्ष। ठीक है, अब बात करते हैं इसका कार्य क्या है। सपोज करो ये जो अपराधी है ये किसी न्यायिक पद पर बैठा है, या इसके हाथ में क्या है? सत्ता है। ठीक है, तो भाई अगर इसके हाथ में सत्ता है, या ये न्यायिक अधिकारी है, या कोई प्रशासनिक अधिकारी है, तो भाई इसके हाथ में क्या है? सारी विधि है, पावर है, शक्ति है। यानी तो भाई ये तो अपराध करेगा, और ये जो पीड़ित पक्ष है इनको कभी न्याय मिलेगा ही नहीं मिलेगा। सपोज करो कोई न्यायाधीश है,
उसके पुत्र ने या उसके किसी संबंधी ने किसी के साथ कोई अपराध करा, ठीक है, और केस जो है कहां पे आ गया, कोर्ट में आ गया, तो भाई ये जो न्यायाधीश है ये तो अपने पुत्र की और अपने संबंधी की या उसमें खुद इन्वॉल्व हो न्यायाधीश, तो ये क्या करेगा, खुद ही न्याय कर बैठेगा अपने लिए। तो कि भाई मैं कहता हूं इनको सबको माफ किया जाए और मैं खुद भी अपने आप के लिए लिख रहा हूं कि ये जो केस है खारिज किया जाता है और मुझे बाइज्जत बरी किया जाता है। तो क्या होगा, ये जो पीड़ित पक्ष है इस प्रकार से तो कभी अपने हितों की रक्षा कर ही नहीं पाएगा, ये तो पीड़ित ही पक्ष बना रहेगा। तो प्राकृतिक विधि क्या कहती है, अगर इस प्रकार का कोई व्यक्ति है, इस प्रकार का कोई अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी है जो खुद ही केस में इन्वॉल्व हो, उसके ऊपर भी क्या करी जाए, कार्रवाई की जाए, और जो पीड़ित पक्ष है उसे अच्छे से सुना जाए, उसकी बातों को देखा जाए, साक्ष्यों को प्रस्तुत करने का मौका दिया जाना चाहिए, उसके आधार पर ही क्या होगा, न्याय होगा। ठीक है, और ये जो न्यायाधीश हैं या पुत्र हैं, संबंधी हैं, ये जो खुद इन्वॉल्व हैं उस केस में, इनको हटाया जाए और इनके स्थान पर वहां पर दूसरा व्यक्ति नियुक्त करा जाए। अगर सपोज करो वर्तमान में न्यायाधीश था और इसी के द्वारा कोई केस करा जा रहा है, तो उस केस को सुनने का इसे अधिकार नहीं दिया जाए, इसे हटाया जाए, इसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति लाया जाए और जो पीड़ित पक्ष है उसे अच्छे से सुनो और उसे अच्छे से न्याय दिलाओ। ठीक है, ये कहती है प्राकृतिक विधि। तीसरी बात क्या है कि अगर ये जो अपराधी है, कोई भी पक्ष हो सकता है इसमें, मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, आम जनता हो, अगर ये दबाव के कारण किसी अन्य व्यक्ति को परेशान करती है या उसे केस डालने से रोकती है, अपनी बात करने से रोकती है, तब भी इस ए पक्ष को क्या करा जाएगा, दंडित किया जाएगा। और प्राकृतिक विधि कहती है उसे सही से न्याय दिलाओ। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये मेरी जो छोटी सी बातें हैं आपको समझ में आई होंगी। एग्जाम्पल के जरिए से थोड़ा मैंने समझाने की कोशिश की है। अब जो हमारा क्वेश्चन चलेगा उस पे फोकस करेंगे और क्वेश्चन इन्हीं बातों के इर्द गिर्द हमारा घूमता रहेगा। कहने का मतलब है प्राकृतिक विधि यह कहती है किसी भी पीड़ित पक्ष का, किसी भी गरीब व्यक्ति का, किसी भी पद का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर न्यायाधीश है या कोई सरकारी अधिकारी है, अपने पद पर बैठकर अपने ही पक्ष में न्याय करेगा सही तरीके से, कि अपने ही पक्ष में अपने लिए तो सही न्याय करेगा, दूसरे को तो वो दोषी ठहराएगा ही, तो क्या होगी, पद की गरिमा चली जाएगी और विधि से लोगों का क्या होगा, विश्वास उठ जाएगा, जनता त्राही त्राही करने लगेगी और नए नए प्रकार के क्या होंगे, विद्रोह होंगे, लड़ाई होंगी। ठीक है, और तानाशाही क्या हो जाएगी, देश में बढ़ जाएगी। ठीक है, जिससे देश जो है पीछे को चला जाएगा। तो इसलिए इस प्राकृतिक विधि को बनाया गया है और इसका अब हम करते हैं अध्ययन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर मैं इसे नहीं समझाता तो आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आता, ऊपर से टप्पा मार के चला जाता है, जैसे बॉल सिर के ऊपर से चली जाती है। क्वेश्चन है 3। ठीक है, अगर आपको बकवासबाजी लग रही हो तो आप इसे काट के अपने क्वेश्चन पे आ जाना, थ्योरी पे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। इसे पहले यहां पे हम 3 कर देते हैं। ठीक है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। इस सिद्धांत के आवश्यक तत्व क्या हैं? भारत में यह सिद्धांत कहां लागू होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। दूसरी बात, अगर यहां प्राकृतिक न्याय की जगह आपका नैसर्गिक न्याय लिखा आ जाए तो आप परेशान ना होना। कैसा लिखा आ जाए? नैसर्गिक न्याय अगर लिखा आ जाए तो ये भी क्या है, इसी का एक दूसरा नाम है, तो आप परेशान ना होना। दूसरी बात, फिर दोबारा से बता रहा हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं। 5, 10 और 20 बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, 5 नंबर में भी, 10 में भी और 20 में भी। ध्यान रख लेना, कंफ्यूज ना हो जाना।
नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत वे नियम हैं जो स्वेच्छाचारितापूर्ण प्रक्रिया के विरुद्ध न्यायालय द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों के न्यूनतम संरक्षण के लिए दिए जाते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया था, जो प्राकृतिक न्याय है, सिद्धांत के नियम जो स्वेच्छाचारितापूर्ण प्रक्रिया के विरुद्ध, मतलब जो अपनी मनमानी करने पर बैठे हैं लोग, अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं लोग, उनके विरुद्ध न्यायालय द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों के न्यूनतम संरक्षण के लिए दिए जाते हैं कि आप अपने पद की जो है गलत शक्ति का इस्तेमाल नहीं करोगे, अपने पद की गरिमा को बनाए रखोगे। उनके लिए ये कानून बनाया गया है। इसके दो प्रमुख नियम हैं। कौन कौन से दो प्रमुख नियम हैं उनको देखते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, अगर कोई न्यायाधीश या कोई सरकारी पदाधिकारी अपने अधिकारों की क्या करेगा, अवहेलना करेगा, तो उसके ऊपर यह विधि बनाई गई है। इसके दो नियम प्रमुख हैं। नंबर 1, कोई भी व्यक्ति अपने मामले में निर्णायक नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति का मतलब क्या है, ये कौन सा व्यक्ति है? जैसे न्यायाधीश, कोई सरकारी पदाधिकारी या कोई पावरफुल आदमी, यानी अपने आप का खुद का निर्णय नहीं कर सकता है। सही है। जैसा कि अभी मैंने बताया था, अगर किसी न्यायाधीश ने कोई अपराध किया है और वो वर्तमान में क्या है, न्यायाधीश, और उसी कोर्ट में वो केस जाता है जिसमें वो बैठा हुआ है, तो वो अपने केस को नहीं सुन सकता है। उसके लिए कोई दूसरा न्यायाधीश वहां पर उपस्थित होगा, तब वो निर्णय करेगा। तो यहां पे कहा गया है कोई भी व्यक्ति अपने मामले में निर्णय नहीं दे सकता या निर्णायक नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरी बात देखते हैं, किसी व्यक्ति को अपने बचाव में उसकी बात सुननी चाहिए। दूसरा जो पक्ष है, अगर हम सपोज करो हम सत्ता में हैं, हम न्यायाधीश हैं, पावरफुल व्यक्ति हैं, और हमारे ही द्वारा केस की सुनवाई होनी है और हमारे ऊपर ही केस पड़ा हुआ है, तो हम दूसरे व्यक्ति को सुनेंगे क्यों? हम तो उसकी बात सुनेंगे नहीं, उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने नहीं देंगे, और वो आ भी जाएगा तो हम अपनी कलम से अपना न्याय खुद कर लेंगे अपने पक्ष में। तो यहां पे क्या कहा गया है, किसी व्यक्ति को अपने बचाव में उसकी बात सुननी चाहिए, मतलब उसको भी मौका दिया जाना चाहिए दूसरे पक्ष को। आगे चलते हैं। नैसर्गिक न्याय के उल्लंघन में दिए गए निर्णय होता है इसके नियम अथवा आज्ञापाक निहित करना है। मतलब जो निर्णय नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध अगर खुद ही दे दिए गए हैं तो उनका उल्लंघन किया जाए और उसे अच्छे से पालन किया जाए, जो प्राकृतिक विधि है। ठीक है। एक इसमें हमने केस ऐड किया है जो हमारे पेपर में हमारे नंबरों को अच्छे से लाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो केस का नाम है मेनका गांधी बनाम भारत संघ। जैसा कि मैं प्रत्येक क्वेश्चन में आपको बताता हूं, डेफिनेशन, हेडिंग्स और ये हमारे केसेस जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे नंबरों को इंक्रीज करने में, बढ़ाने में। तो केस है हमारा ये मेनका गांधी बनाम भारत संघ के प्रकरण में धारित हुआ, मतलब निर्धारित किया गया, निर्णय दिया गया कि प्राकृतिक न्याय एक मानवतावादी सिद्धांत है जिसका अभिप्राय विधि में निष्पक्षता निहित करना है। निष्पक्षता निहित करना मतलब अगर केस आ चुका है, अगर सुनवाई करनी है, तो उसमें किसी भी प्रकार का अपना तेरी नहीं करनी है, स्वच्छ रूप से निर्णय करना है। प्राकृतिक विधि यही कहती है, प्रशासनिक विधि यही कहती है। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो अमीर है, गरीब है, लिंग, धर्म, जाति, पद, प्रतिष्ठा, कुछ भी सही, उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है भैया। नैसर्गिक न्याय का उद्देश्य, अब इसका एक उद्देश्य है वो भी देख लेते हैं। नैसर्गिक न्याय का उद्देश्य है न्याय को सुरक्षित रखना। भाई देखो, अगर कोई व्यक्ति अपनी पद की गरिमा के अनुसार अपने लिए ही निर्णय कर बैठेगा अपने पक्ष में ही, तो विधि का क्या होगा, उल्लंघन होगा। तो उस विधि को लोग मानेंगे नहीं, तो जनता क्या कहेगी, यार ये विधि तो बेकार है, तो उसे नहीं मानेंगे। तो भाई विधि की इज्जत भी तो करानी है, विधि को मनवाना भी तो है लोगों से। नैसर्गिक न्याय का उद्देश्य है न्याय को सुरक्षित रखना तथा अन्याय को रोकना है।
ये नियम व्यक्तियों को मनमानी प्रक्रिया के विरुद्ध न्यूनतम संरक्षण प्रदान करते हैं, यानी कि जो विधि का उल्लंघन करते हैं उसको सुरक्षा देती है नैसर्गिक न्याय और प्राकृतिक जो न्याय है। नैसर्गिक न्याय और ये प्राकृतिक न्याय जिसे हम बोल रहे हैं ये किसके अंतर्गत है? ये प्रशासनिक विधि के अंतर्गत ही है। प्रशासनिक विधि इस प्रकार के कृत्यों को करने से रोकती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो यहां पे आया है पक्षपात के विरुद्ध नियम। यहां से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहां से 5, 10 और 20 नंबर के क्वेश्चन आपके आ भी जाते हैं। अगर आपका लक अच्छा है तो कभी कभार ऐसा भी होता है 5 में भी आ जाता है और 20 में भी आ जाता है, 10 में भी आ जाता है, 20 में भी आ जाता है, 5 में भी आ जाता है और 10 में भी आ जाता है। इस प्रकार से भी ये पेपर आपके वो क्वेश्चन आपके आ भी सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है आपका एक पेपर में एक ही क्वेश्चन आएगा, इस प्रकार से भी आ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पक्षपात के विरुद्ध नियम। नैसर्गिक न्याय के 2 नियम हैं। नंबर 1 पक्षपात के विरुद्ध नियम, यानी कि जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था, अगर कोई न्यायाधीश ही अगर अपराधी है या कोई प्रशासनिक अधिकारी ही अपराधी है तो वो क्या करेगा? पक्षपात तो जरूर करेगा, या उसका कोई संबंधी है या उससे वो कहीं ना कहीं से टच में है तो वो क्या करेगा? पक्षपात करेगा। तो यहां पे क्या बोला है? पक्षपात के विरुद्ध नियम। दूसरा है दूसरे पक्षों को सुनो, मतलब जो पीड़ित पक्ष है उसको भी सुनने का एक मौका दिया जाना चाहिए, उसे अपनी बात कहने का एक मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसमें हमने एक सेकंड केस ऐड किया हुआ है। इस केस को हम देखते हैं। रतनलाल शर्मा बनाम मैनेजिंग कमेटी डॉक्टर हरिराम हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जैसा कि मैंने बताया है केसेस को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि कोई व्यक्ति अपने मामले में स्वयं निर्णायक नहीं हो सकता। किसी मामले में उसके गुणागुणों पर उचित ध्यान दिए बिना किसी पक्षकार के पक्ष में या विरोध में एक पूर्ण अवधारणा बना लेना पक्षपात है। यदि पक्षपात के कारण कोई निर्णय दिया जाता है तो उसे नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन के कारण शून्य घोषित किया जाएगा। तो इस केस में क्या बोला था? अगर कोई अपराधी ही न्यायाधीश बना बैठा है या वो न्यायाधीश को खरीद लेता है, सब ऐसा भी तो हो सकता है न्यायाधीश को खरीद लेता है, या न्यायाधीश का उस अपराधी से संबंध है और उसके साथ वो क्या है? बंधा हुआ है, और उसने अपने ही पक्ष में क्या कर लिया है? निर्णय। तो विधि का क्या हुआ? उल्लंघन हुआ, और जो पीड़ित पक्ष था उसको कोई न्याय नहीं मिला। तो वहां पर क्या होगा? कहा जाएगा कि प्राकृतिक जो विधि थी जो ये कहती है सभी को समान न्याय मिलेगा, प्रशासनिक विधि जो ये कहती है सभी को समान न्याय मिलेगा, सभी को समान सुरक्षा दी जाएगी, समान अधिकार मिलेंगे, तो इसका तो इन्होंने उल्लंघन कर दिया। तो ऐसे निर्णय जो जजमेंट होता है जिसे हम डिग्री भी बोलते हैं, डिक्री अनुज्ञप्ति भी बोलते हैं, उसको क्या करा जाएगा? शून्य घोषित किया जाएगा और उस केस को दोबारा से सुना जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये पक्षपात होते किस प्रकार के हैं। सर हमें ये तो बताइए। पक्षपात 3 प्रकार के होते हैं। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है आपका 10 नंबर में। ठीक है, पक्षपात कितने प्रकार के होते हैं? पक्षपात 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखते हैं धन संबंधी पक्षपात। यदि किसी मामले में निर्णायक का धन अथवा संपत्ति संबंधी किसी प्रकार का हित शामिल है, जो न्याय करने के लिए बैठा है व्यक्ति, ठीक है, किसी मामले में निर्णायक का धन अथवा संपत्ति संबंधी किसी प्रकार का हित शामिल है तो इसे धन संबंधी पक्षपात कहेंगे और उसके द्वारा दिया गया निर्णय दूषित निर्णय होगा। यानी कि जो न्यायाधीश निर्णय कर रहा है, जो न्याय करने के लिए बैठा है, अगर वो धन से संबंधित उस केस में इन्वॉल्व है, तो अगर उसने कोई निर्णय दिया है गलत, तो उसे क्या करेंगे? दूषित
माना जाएगा उसे सुनना दोबारा से जाएगा। ठीक है, कोई अन्य न्यायाधीश सुनाएगा उस पर निर्णय। इसमें हमने 2 केसेसों को ऐड किया है। नंबर 1 है बसालीदास बनाम बसालीदास 1945। दूसरा है RL शर्मा बनाम मैनेजिंग कमेटी 1995 सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि मैं प्रत्येक क्वेश्चन में आपको बताता हूं, अगर किसी कारण से आपको ये ईयर्स आपको याद नहीं रहते हैं तो जरूरी नहीं है आप केस के नाम ही लिख देना। दूसरी बात, अगर आपको 2 याद नहीं रह पाते हैं तो आप 1 लिख देना, ये तब भी आपको अच्छे ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, ब्लैक एंड ब्लू पेन का अच्छे से इस्तेमाल करना है, और कलर का पेन आपको कोई यूज नहीं करना है। जैसे रेड, ग्रीन और अदर कलर का पेन आप यूज करते हो तो एग्जामिनर आपको बिल्कुल नंबर नहीं देगा, शायद आपको फेल भी कर दे। ठीक है, और देगा भी तो बहुत कटे पिटे नंबर आपको देगा। ठीक है, दूसरा है व्यक्तिगत पक्षपात। यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, पहला पक्षपात क्या था, धन से संबंधित कोई न्यायाधीश जो है उस केस में इन्वॉल्व है। दूसरा है व्यक्तिगत पक्षपात, यह 2 प्रकार का होता है। नंबर क्या, जहां पीठासीन अधिकारी कार्यवाही को अंतिम रूप से पूरा किए बिना ही राय कायम कर लेता है। अब सपोज करो 2 पक्ष वहां पर आए केस को लेकर। प्रथम पक्ष ने, जो अपराधी है, उसने न्यायाधीश को कुछ रिश्वत दे दी, या उससे संबंधित है, या उससे लेना देना चल रहा है, या वो एक दूसरे की जान पहचान में है, और उसने क्या दे दिया, बिना ही राय करे क्या दे दिया, निर्णय दे दिया। तो वो क्या कहा जाएगा कि व्यक्तिगत पक्षपात हुआ है। ठीक है, दूसरा है यदि वह किसी पक्षकार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हितबद्ध है, यानी कि उसका संबंध है किसी भी प्रकार से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो उस निर्णय को खारिज माना जाएगा, उस निर्णय को रद्द कर दिया जाएगा, दोबारा से सुना जाएगा। ठीक है, ये हो गया व्यक्तिगत पक्षपात। इसमें हमने 2 केसों को ऐड किया है। नंबर 1 है मानिक लाल बनाम प्रेमचंद्र 1957 सुप्रीम कोर्ट। दूसरा है SP कपूर बनाम हिमाचल प्रदेश 1981 सुप्रीम कोर्ट। यहां पर भी आप कोई एक केस ऐड कर सकते हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, जैसा कि हम बता रहे थे ये वाला, कि पक्षपात 3 प्रकार के होते हैं। पहला करा दिया धन संबंधी, दूसरा करा दिया व्यक्तिगत संबंधी, तीसरा है हमारा विषय वस्तु संबंधी। इसे देखते हैं। किसी मामले की विषय वस्तु के संबंध में जब निर्णायक की अभिनीत होती है, या वह स्वयं ही एक पक्षकार है, यानी कि जो निर्णय करने के लिए बैठा है वो खुद ही क्या है, एक उसमें से पक्ष है। जो केस डाला है जिसने, उसमें से कोई एक पक्ष है, एक पक्षकार है, या बाद विषय से उसका कोई ऐसा सीधा संबंध है जिससे विविध हित गठित होता है, तो अभिनति की अवधारणा अवश्य ही की जानी चाहिए। छोटा से छोटा विधिक हित भी न्यायाधीश को बाहर या अमान्य कर देगा। इसको देखते हैं। यहां पे क्या बोला है, कोई न्यायाधीश है जो निर्णय के लिए क्या है, बैठा हुआ है। वो कोई सा भी पक्ष है। एक तो ये पक्ष हो सकता है इसने क्या करा है, अपराध करा है न्यायाधीश ने ही, और एक क्या है, पीड़ित पक्ष है। या ये हो सकता है कि ये खुद ही केस लेके आ जाए, भाई अगर ये पीड़ित है तो ये केस लेके आएगा। बी हो सकता है ए अपनी मर्जी से ही किसी के ऊपर केस डालना चाहे, लालच बस, और वो सोचे कि भाई मैं तो न्यायाधीश हूं ही उस कोर्ट के अंदर, और उसी कोर्ट में मैं केस डालूंगा तो मैं ये केस अपनी तरफ कर लूंगा, मैं जीत जाऊंगा। तो यहां पे प्राकृतिक विधि क्या कहती है, अगर 1% भी कुछ भी अगर ये अंदेशा हो जाता है कि ये न्यायाधीश जो निर्णय के लिए बैठा है इसमें इन्वॉल्व है 1% भी, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, अमान्य घोषित किया जाएगा। ठीक है, यहां पे बोला गया है छोटा से छोटा विधिक हित भी न्यायाधीश को बाहर या अमान्य कर देगा। ठीक है, या तीसरा पॉइंट ये भी हो सकता है
कि वो इसमें इन्वॉल्व भी ना हो ए और बी पार्टी में, लेकिन वो रिश्वत के आधार पर उस कार्य को करे, तब भी वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा केस। ठीक है, इसमें भी हमने क्या करा है, 2 केसेस को ऐड किया है। नंबर 1 है के नागेश्वराय बनाम SPSRT 1959 सुप्रीम कोर्ट। दूसरा है TG मुदालियर बनाम तमिलनाडु 1961, ये भी है सुप्रीम कोर्ट। इसमें भी आप एक केस ऐड कर सकते हो। ये हमारा आगे सुनवाई का अधिकार। यहां से आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, सुनवाई का अधिकार। ठीक है, देख लेना। अब जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरे पक्ष को सुनो, लैटिन सुक्ति, यहां से भी आपको क्वेश्चन आता है सुनवाई का अधिकार। इतना लिखा आएगा, आपको 5 नंबर या 10 नंबर में क्वेश्चन दे दिया जाएगा। या वहां से ये लिखा आएगा दूसरे पक्ष को सुनो, इतना ही लिखा आएगा, सिर्फ दूसरे पक्ष को सुनो, आपको उसके बारे में लिखना होगा। ठीक है, सुक्ति का रूपांतरण जो नैसर्गिक न्याय का दूसरा नियम है। यह नियम इस बात पर बल देता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना सुने दोष सिद्ध नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति अपने केस को लेकर गया है या उसके ऊपर किसी व्यक्ति ने केस डाला है, तो जो दूसरा पक्ष है उसे भी सुनने का मौका न्यायालय को दिया जाना चाहिए, उसे अपनी बातों को रखने का मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये 2 पक्ष हैं, ए वादी है, बी प्रतिवादी है। वादी ने प्रतिवादी के ऊपर केस डाल दिया, तो अब ये थोड़ी है केस डाला तो प्रतिवादी को या जैसी उसकी जिस उस पर केस डाला है उसके अनुसार उसे सजा दे दो, नहीं। प्रतिवादी के ऊपर समन जाएगा, उसे सूचना जाएगी। समन का मतलब होता है सूचना, ना कि डरना। सूचना जाएगी कि आपके ऊपर केस डाला गया है, आप कोर्ट में आइए और अपनी बातों को रखिए। ये आपके ऊपर केस क्यों पड़ा है, क्या आपने इस प्रकार का अपराध किया है, अगर नहीं किया है तो आप साबित करिए, अपने साक्ष्यों को लेकर कोर्ट में आइए। तो यहां भी इसे क्या है, सुनने का, दूसरे पक्ष को सुनने का अवसर दिया जाना चाहिए, है ना, सुनने का अवसर। ठीक है भैया, ये है। आगे चलते हैं। दूसरी बात, अगर दूसरे पक्ष को सुने बिना अगर निर्णय दे दिया जाता है तो वो क्या होगा, शून्य होगा, अमान्य होगा। ठीक है, इसमें एक केस ऐड किया है। केस मैंने इसलिए ऐड किए हैं कि यहां से जितनी भी हेडिंग्स हैं, कहीं से भी आपका 5-5 या 10-10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए प्रत्येक जगह मैंने केसों को ऐड किया है, ना जाने बीच में से कहां से आपका पेपर आ जाए। ठीक है, तो केस की मात्रा मैंने इसमें इसलिए ज्यादा रखी है। ठीक है, बीच में से आ जाए तो आप अपने अच्छी तरह से ऐड कर दो केसों को। भारत संघ बनाम TR वर्मा 1959 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नैसर्गिक न्याय नियमों के अनुसार प्रत्येक पक्ष को सभी सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए। यानी जो दूसरा पक्ष है उसे मौका दिया जाना चाहिए अपने सबूत पेश करने का, अपनी बातों को रखने का। विरोधी पक्ष का साक्ष्य उसकी उपस्थिति में लिया जाना चाहिए। अगर कोई विरोधी पक्ष है, अगर कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा है तो उसके सामने लिया जाना चाहिए और ऐसे साक्ष्यों की प्रति परीक्षा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। अगर कोई प्रथम पक्ष अगर दूसरे पक्ष पे या दूसरा पक्ष प्रथम पक्ष पे किसी प्रकार के साक्ष्य देता है तो उसकी जांच पड़ताल की जानी चाहिए। ठीक है, कोई गवाह बुलाता है तो उसकी जांच पड़ताल की जानी चाहिए जिससे दूसरे पक्ष ने परीक्षा की हो। ठीक है, जिससे कि न्याय सही तरीके से हो जाए। आगे चलते हैं। दूसरे पक्ष को सुनो के अवसर पर 2 बातें हैं। नंबर 1, अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए। भाई अगर दूसरे पक्ष को सुनने का मौका दिया जाता है तो उसमें 2 बात निहित होती हैं। अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए, अवसर युक्त हो। ऐसा नहीं है कि कोर्ट में आए और उस व्यक्ति के पास जैसे केस पड़ा, उसे ऐसा अवसर दिया जाए
कि भाई आपको 24 घंटे के अंदर अंदर सबूत लाने हैं, 4 दिन के अंदर अंदर आपको सारी चीज साबित करनी है। मतलब उसको इस प्रकार से टाइम दिया जाए जिससे वो परेशान हो जाए और चीजों को कोर्ट में ना पेश कर पाए। नहीं, ऐसा नहीं, युक्त समय, मतलब उसे इस प्रकार का समय दिया जाए कि वो अपनी बातों को, अपने साक्ष्यों को सिद्ध कर सके, इतना उसे टाइम दिया जाना चाहिए। सीबी गौतम बनाम भारत संघ 1993 सुप्रीम कोर्ट। दूसरे पक्ष को सुनो के अपवाद, यहां पे अब क्या है, अपवाद भी है। नंबर 1, जहां प्राधिकारी का कार्य न्यायिक नहीं है। अब यहां पे आता है दूसरे पक्ष को कब नहीं सुना जा सकता। अब तक तो बात चल रही थी दूसरे पक्ष को सुनो, ठीक है, जो पीड़ित पक्ष है उसको सुनो, लेकिन यहां पे अपवाद है। दूसरे पक्ष को जब नहीं सुना जाएगा कि दूसरे पक्ष के जो कार्य हैं वो न्याय के विरुद्ध हैं, जो विधि का उल्लंघन करते हैं। दूसरा, जहां नोटिस या सुनवाई का अवसर देने से शीघ्र कार्रवाई करने में बाधा पहुंचती है। ठीक है, किसी व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है उसके बाद भी नहीं आता है, या उसको नोटिस पहुंचाने की कोशिश की जाती है, वो उपस्थित नहीं होता है, तो भी उसके ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं लगेगा कि इन्होंने पक्षपातपूर्ण निर्णय दिया है या हमें सुनने का मौका नहीं दिया। तीसरा, जहां शक्तियों का प्रयोग अनुशासनिक है, मतलब जहां पर उस व्यक्ति को उसने कहा है कि मुझे पीड़ित करा गया है, मेरे अधिकारों का हनन हुआ है, लेकिन कोर्ट क्या कह रही है, माना आपको पीड़ित किया गया है, आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, लेकिन वो विधि का नियम है, विधि उस प्रकार से ही कार्य करने के लिए क्या है, बाध्य है। ठीक है, नैसर्गिक न्यायों के सिद्धांत पर निर्णित अन्य महत्वपूर्ण वाद। नंबर 1, कैनरा बैंक बनाम देवाशीष दास 2003, भारत संघ बनाम बीपी के राय 1986, भारत संघ बनाम जे.एन. सिन्हा 1971, भारत संघ बनाम तुलसी राम पटेल। 4 केसेस हैं भाई। इस वाले क्वेश्चन में केसों की मात्रा बहुत ज्यादा रखी है, केसों को रट लेना, क्योंकि आपके 5, 10, 20 नंबर में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन ही आ जाता है तो कम से कम 7, 8 केसेस आपको लिखने हैं, बहुत अच्छे टॉप के नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, फ्रैक्स कमेटी के अनुसार न्यायिक कार्य करने वाली अधिकारियों को करने चाहिए। दूसरे देखते हैं, जो न्यायिक कार्य करने वाले अधिकारी जो होते हैं को करने चाहिए, क्या करने चाहिए। नंबर 1, किसी को बिना सुने दोषी नहीं माना जाएगा। भाई बिना सुने दोषी नहीं माना जाएगा, काफी बार बता चुका हूं। दूसरा है, कोई भी अपने मामले का निर्णायक नहीं होगा, यानी अगर वो केस में खुद इन्वॉल्व है या कोई संबंधित उसका परिवार का कोई दोस्त है, मित्र है, तो उस केस में क्या है, खुद निर्णय नहीं देगा। तीसरा है, प्रत्येक पक्ष को निर्णय के आधारों का पता लगाना चाहिए। ठीक है। चौथा है, न्यायाधीश यदि उचित समझे तो प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट की प्रतिलिपि संबंधित पक्ष को देगा। जो जांच है, अगर उस पर किसी भी प्रकार का केस डाला गया है या उसके ऊपर कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं या उस पर क्यों केस डाला है, उस प्रकार के जो कागजात हैं उनको दिखाया जाए और उसको बताया जाए कि आपको इस प्रकार या परेशान किया गया है, इसलिए आपके ऊपर केस डाले गए हैं। ठीक है भाई, वादी ने प्रतिवादी के ऊपर केस डाला और न्यायाधीश ने बोला आपको सजा हो गई। अब प्रतिवादी का हक तो बनता है कि भाई मुझे सजा क्यों हुई है ये तो बता दो, कि आपने खामोखा मुझे जेल में डाल दिया, तो ये उसे बताया जाएगा, कागज दिखाए जाएंगे। ठीक है। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों का पालन इस प्रकार, अर्थात नंबर 1, पक्षों को बात की सूचना जाए, मतलब जो पक्ष है उसे क्या दें, सूचना दें, संबंध दें। आरोपियों की सूचना जाए उस व्यक्ति को जिसका उससे संबंध है। ठीक है, सूचना दो यानी संबंध उस पर पहुंचाया जाए कि आपके ऊपर केस डला हुआ है। ठीक है। दूसरा, पक्षों को सुने जाने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। भाई चाहे वादी हो चाहे प्रतिवादी हो, ये नहीं है कि एक ही पक्ष को, दोनों पक्षों को प्रॉपर क्या दिया जाए, मौका दिया जाए अपनी बात को रखने का, सबूत प्रस्तुत करने का। ठीक है।
और वो समय ऐसा हो जिसमें वो अपने सबूत या अपनी बात को रखने के लिए सक्षम हो। ठीक है। तीसरा, वाद पर विचार किया जाए, यानी जो वाद डाला गया है उस पर विचार किया जाए। ठीक है। न्याय पवित्र हो, यानी कि जो न्याय दिया जाए वो क्या हो, विधि के अनुसार हो, नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन ना करता हो, और विधि का ऐसा ना हो कोई लोग अपमान करने लग जाएं या विधि के ऊपर किसी प्रकार का आलछन लगने लगे। तो यानी न्याय कैसा हो, पवित्र हो। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर किसी कारण से आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज कमेंट करके बता देना, मैं और आपको 5-10 मिनट की वीडियो बनाकर डाल दूंगा जिससे आप समझ लो। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे नोट्स चाहिए 3rd सेमेस्टर के मुस्लिम लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ प्रॉपर्टी, प्रोफेशनल एथिक्स, तो हमारे इस नंबर पे संपर्क करके पेमेंट करके अपने नोट्स प्रोवाइड कर सकता है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश की है और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, प्लीज भैया जब वीडियो आप देखा करो प्लीज लाइक कर दिया करो। ठीक है। और सब्सक्राइब कर लिया करो, अपने मित्रों को शेयर करा करो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया करो। ठीक है। मेरे पास काफी बच्चों के नंबर ऐड हैं, कम से कम 1200 बच्चों के नंबर हैं। ठीक है। कोई भी बच्चा स्टेटस पे नहीं लगाता है जिससे किसी की हेल्प हो जाए, भाई लगाया करो। ठीक है। तो आपने मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।